हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। ये सब्जेक्ट बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का है और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। मुझे कमेंट में एक बच्चे ने बोला था कि मैम आप साइकोलॉजी पढ़ा दीजिए, उसके कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। और ये को करिकुलर आपका जो एग्ज़ाम था उसी दिन मुझे एक बच्चे ने कमेंट में बोला था। तो इतनी जल्दी इतने शॉर्ट नोटिस पे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे जो भी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटिव कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोलें, मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है आप लोगों ने। तो प्लीज़ मैं बोलूँगी, आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन आप लोग ना ही वीडियोस को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली और वीडियोस भी आपको मिल सकें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ तो एक लाइक तो आपका करना बनता है। तो चलिए देखते हैं आज के मनोविज्ञान साइकोलॉजी के क्वेश्चन। मैं फिर से बोलूँगी कि ये बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए है और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। तो अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी से है तो मैं बोलूँगी कि वो ये वीडियो ना देखें, ये सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए ही है। तो आज जो भी मुझसे साइकोलॉजी में जो भी इम्पोर्टेंट मैं बता पाऊँगी वो बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादा तो बताना बहुत मुश्किल है। आपका एग्ज़ाम जो साइकोलॉजी का है ये आपका 15 जनवरी को है, तो इतनी जल्दी पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊँगी। आपने मुझे पहले से बोला होता आप लोगों ने तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करती, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस में ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं मनोविज्ञान की जो आपका मैंने थ्योरी लिखी हुई है, क्योंकि आपका ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट सेमेस्टर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये आपका सब्जेक्टिव है। तो मैंने थ्योरी लिखी हुई नोट्स बनाए हैं कुछ, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये फर्स्ट यूनिट में मैं आपको करा रही हूँ सामाजिक मनोविज्ञान। आपकी 4 यूनिट रहती हैं हर सब्जेक्ट में। ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपकी 4 यूनिट ही रहती हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि भाई जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसकी प्रकृति, क्षेत्र, परिभाषाएँ, ये हर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी आपके पास हो, सोशियोलॉजी हो या एजुकेशन और ये मनोविज्ञान साइकोलॉजी, दोनों का पेपर सेम डे ही होता है, एक ही दिन होता है ये दोनों पेपर। तो ये भी आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लें तो सबसे पहले ये तो ज़रूर ही पूछता है आपके एग्ज़ाम में कि इसकी प्रकृति, क्षेत्र, इसकी परिभाषा क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले क्या है, इसका अर्थ हम जानेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जो आपका एग्ज़ाम रहता है सब्जेक्टिव ये एग्ज़ाम, तो इसमें ना आपके अब पहले तो पैटर्न चेंज हो गया है। पहले ये होता था कि आपको 10 क्वेश्चन मिलते थे, इससे पहले इस साल ऐसा हो रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पिछले साल 10 क्वेश्चन रहते थे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। तो अब डिफरेंट आपका एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन आपके आएंगे और इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन पेपर भी किस टाइप का होगा। मेरे पास साइकोलॉजी का तो नहीं है पेपर, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का है, तो वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक पेपर है सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, और इस पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड आ के 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न प्रत्येक 15 अंक कीजिए। खंड बा के 8 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न प्रत्येक 20 अंक किए जाने हैं। मतलब खंड जो आ है उसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से आपको एक प्रश्न करना है जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। और खंड बा में जो आपके 8 प्रश्न रहेंगे उसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं जिसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। और आपकी कॉपी जो है पहले होती थी 40 पेज की कॉपी रहती थी, लेकिन अब जो आपकी कॉपी होती है, ये इस बीए की जो कॉपी रहती है आपकी, ये आपकी 30 से 31 पेज की कॉपी होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितने पेज कितने क्वेश्चन को देने हैं।
तो मैं आपसे कहूँगी कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, ये पहला जो खंड आ है, इसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, उसमें आपको 1 प्रश्न करना है 15 अंक के लिए। तो आपको 15 अंक के लिए 6 पेज भरने चाहिए। 6 पेज में आपका जो है, आप 6 पेज में 15 अंक का आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। और जो आपका 20 अंक का ये क्वेश्चन रहेंगे 3, उसके लिए आप 8 पेज भरें। 8 8 16 8 3 24, ठीक है। तो 24 पेज इसके हो जाएंगे। और 6 पेज आप अगर 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए लिख देते हैं तो आपके पूरे 30 के 30 पेज हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि एग्ज़ाम में छोटा छोटा बिल्कुल ना लिखें, बड़ा बड़ा लिखेंगे तो पेज जल्दी आपका भरेगा। ये टेक्निक होती है लिखने की। और देखिए, बहुत से बच्चे बहुत अच्छे से याद भी करते हैं, फिर भी उनको अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। तो याद करना ही इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मेन चीज़ होती है आपकी हेडिंग। आपकी हेडिंग कैसे है, तो जो आप हेडिंग डालते हैं वो अच्छे से अंडरलाइन कीजिए। ब्लैक एक स्केच आता है आपका, ब्लैक स्केच। तो जो ब्लैक स्केच रहता है ना, उससे आप हेडिंग डालें। आप लोग, बहुत लोग हाईलाइटर यूज़ करते हैं, वो हाईलाइटर ना यूज़ करें, आप लोग ब्लैक स्केच यूज़ करें। तो उससे आपकी हेडिंग जो है बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे से आप उसको लिख पाएंगे और उससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि हेडिंग ही एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखता है, जो एग्ज़ामिनर आपकी जो कॉपी चेक करते हैं तो हेडिंग पे ज़्यादा फोकस देंगे, पूरा कोई नहीं पढ़ता है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। जितना मैंने बताया है कि अगर आप 8 नंबर के क्वेश्चन करते हैं, मतलब 8 जो है पेज भरते हैं एक क्वेश्चन के लिए 20 नंबर वाले, और 6 पेज भरते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो आपको अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। और जो है इसको जैसे बड़ा बड़ा आप लिखिए, ज़्यादा बड़ा लिखिए। और जैसे कि बीच में बहुत सारे बच्चे बहुत करीब लिखते हैं। देखिए, मैंने वो करीब नहीं लिखा हुआ है, मैंने दूर दूर लिखा है। अब दूर लिखने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो साफ दिखाई देता है, और फिर ये पेज भी आपका, जैसे ये अभी बहुत बच्चे बहुत जो है करीब करीब लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। तो जो बच्चे बड़ा लिखते हैं उनका 2 पेज में वही चीज़ आती है, और जो छोटा छोटा लिखते हैं उनका वही चीज़ 1 पेज में आ जाती है। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में इसको बड़ा बड़ा लिखना है। बड़ा बड़ा लिखने में बहुत फ़ायदा आपका रहेगा। और ज़्यादा मतलब हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बिल्कुल टोटल याद करें, लेकिन जो आपकी हेडिंग्स रहती हैं उनको पूरा अच्छे से लिखें। क्योंकि हेडिंग ही आपकी मेन रहती है, आपने हेडिंग में क्या लिखा है, क्या कौन सी हेडिंग आपने बनाई है। तो हेडिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैं कंप्लीट याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि याद करना तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सब्जेक्ट्स का बहुत। तो आप लोग का जो है हेडिंग्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो चलिए, आज मैं आपको बता रही थी कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ा रही थी, तो साइकोलॉजी के बारे में अभी मैंने बता दिया पेपर के बारे में, अब ये साइकोलॉजी के बारे में बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो हम सामाजिक मनोविज्ञान, प्रकृति तथा क्षेत्र, सब में यही आता है। मैंने बोला है कि आप कोई भी मॉडल उठा लें, किसी भी सब्जेक्ट की बुक उठा लें, आपको उस सब्जेक्ट की प्रकृति, क्षेत्र, अर्थ, परिभाषा ये तो ज़रूर याद करनी पड़ती है। बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, एग्ज़ाम में आने की बहुत इसकी संभावना रहती है। और एक चीज़, जो आपसे पहले एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब आप अब इस जो है ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे पहले जो बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका पेपर एक बार उठा के ज़रूर चेक किया करें। क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो दोबारा फिर आने की कहीं ना कहीं संभावना रहती है कि वो क्वेश्चन फिर रिपीट होते हैं, फिर आते हैं एग्ज़ाम में। तो वो क्वेश्चन तो आप लोग ज़रूर याद करें। तो चलिए देखते हैं ये सामाजिक मनोविज्ञान, प्रकृति तथा क्षेत्र। सबसे पहले यहाँ पर हम सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ है, मनुष्य जन्म से जिज्ञासु होता है। इस कारण मनुष्य व्यवहार और व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों को जानने व समझने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। इसी व्यवहार के क्यों, कैसे और किस लिए को समझने का प्रयास ही समाज मनोविज्ञान कहलाता है, या फिर समाज मनोविज्ञान करता है। और अगली देखिए, मैं थ्योरी लिख रही हूँ तो थोड़ा यहाँ से ऐसे लिखी जाती है थ्योरी। जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो फिर ये है
समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्यवहार तथा मनुष्य की सामाजिक अंतःक्रिया का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान का विस्तार तथा विकास मैकडूगल की पुस्तक से प्रकाशित होने के बाद तेजी से हुआ। ये मैकडूगल जो कि एक मनोवैज्ञानिक रहे होंगे, तो उनकी पुस्तक से ये जो हमारे मनोविज्ञान की शाखा का विस्तार जो है, जब उनकी पुस्तक लॉन्च हुई तो प्रकाशित हुई, तो उसके बाद जो इसका विस्तार था वो बहुत तेज़ी से हुआ। किसका विस्तार? मनोविज्ञान का विस्तार काफ़ी तेज़ी से हुआ। आगे देखते हैं। तो ये मैंने अभी आपको अर्थ बताया था, सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ, और अब मैं आपको परिभाषा बता रही हूँ। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप परिभाषा लिखें तो जो ये मनोवैज्ञानिक जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो परिभाषा जब लिखते हैं तो जो ये जैसे मैंने यहाँ मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा है, तो ऐसे अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर पाने की बहुत संभावना रहती है। और ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से याद करेंगे, बहुत टफ तो होता ही नहीं है, ये चीज़ बहुत आसान रहती है, क्योंकि सबकी जो सब परिभाषाएं देते हैं ज़्यादातर सेम होती हैं, बस कुछ शब्द अलग हो जाते हैं, तो ये सेम रहती है आपकी। आप ये याद कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ किम्बल यंग 1972 में इन्होंने परिभाषा दी थी। समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रिया तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं प्राप्तों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। तो ये किसकी परिभाषा मैंने अभी आपको बताई? किम्बल यंग की, जो कि इन्होंने 1972 में समाज मनोविज्ञान की परिभाषा दी। तो ये परिभाषा होगी। और अब दूसरी परिभाषा मैं बता रही हूँ आपको, बेसेन तथा बर्न। समाज मनोविज्ञान एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार के स्वरूप व कारणों को समझने की कोशिश करता है। तो ये मैंने 2 परिभाषाएं आपको बताई हैं। अगर आप इसके अलावा आपको कोई परिभाषा आती हो या कहीं से आपको मिल जाती है, कहीं भी सर्चिंग पे या जो है आपके बुक में मॉडल में हो, तो आप वो भी याद कर लीजिए। 2-4 लिखेंगे एग्ज़ाम में, एक तो पेज आपका एक पूरा हो जाएगा, दूसरा आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कम लिखा होगा तो नंबर नहीं अच्छे मिलेंगे। और हो सके ना तो एग्ज़ाम में ज़्यादा कथाएं वगैरह मत लिखिए, क्योंकि होता है ना कि जो हमारे एग्ज़ामिनर रहते हैं कि जहां हम कथाएं लिखते हैं उनकी नज़र वहीं पड़ती है जाके, तो कथाएं मत लिखिए। जो टॉपिक है, भले आप सेम टॉपिक से रिलेटिव आपको नहीं आता है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप लिख ले जाएंगे उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति। सबसे पहले हमने बात की सामाजिक मनोविज्ञान के अर्थ की, फिर हमने उसकी परिभाषा की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति की। तो सबसे पहले है वैज्ञानिक पद्धति, नंबर 2 प्रामाणिकता, नंबर 3 सार्वभौमिकता, नंबर 4 वस्तुनिष्ठता, नंबर 5 भविष्यवाणी की योग्यता। तो ये क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र, नंबर 1 बालक के समाजीकरण, नंबर 2 सामाजिक मनोवृत्तियों का अध्ययन, नंबर 3 संस्कृति तथा व्यक्तित्व की अवधारणा, नंबर 4 अंतर्व्यक्तित्व आकर्षण का अध्ययन, नंबर 5 सामाजिक व्यक्तियों का अध्ययन, नंबर 6 संचार माध्यमों का अध्ययन, नंबर 7 प्रचार, नंबर 8 समूह तथा सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, नंबर 9 सामाजिक एकता व तनाव का अध्ययन, नंबर 10 आक्रामकता तथा हिंसा, नंबर 11 सामाजिक संतान, नंबर 12 सामाजिक पृथ्वीकरण, नंबर 13 पूर्वग्रह व विभेद। तो ये क्या थे हमारे सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र? सबसे पहले
सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ, फिर उसकी परिभाषाएं, उसकी प्रकृति और अब क्षेत्र, ये सब की चीज़ जो कुछ भी मैंने अभी बताई हैं आपको, ये सब इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रूर इसे पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम में यानी कि बहुत संभावना रहेगी। और अब है सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ। मैं फिर से बोलूँगी, जब भी आप एग्ज़ाम दें, कोई भी एग्ज़ाम दें, मैं सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं करूँगी, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों तो जो आप टॉपिक ये हेडिंग डालते हैं, इसको प्लीज़ ब्लैक स्केच से ही डालिएगा। अगर आप पेन से डाल देते हैं तो उसके बाद ब्लैक स्केच कीजिएगा, ताकि हेडिंग जो है साफ नज़र आए एग्जामिनर को क्योंकि हेडिंग मेन होती है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ और मैं फिर बोल रही हूँ, ताकि आपके ध्यान में ये बात ज़रूर रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरिए। मैंने बता भी दिया है कि कितने पेज आप भरेंगे तो आपको नंबर मिलने की संभावना अच्छी रहेगी, तो मैंने बोल दिया है। तो चलिए देखते हैं ये सर्वे विधि। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर्वे विधि की। सर्वे विधि वह विधि है जिसमें शोधकर्ता एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श लेकर किसी सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्तियों की मनोहानि, मत विचार आदि का अध्ययन साक्षात्कार द्वारा या प्रश्नावली द्वारा करता है। सर्वे विधि में बड़ी जनसंख्या में भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या थी, हमारी सर्वे विधि थी। मैंने सर्वे विधि के बारे में आपको बताया, जो कि सामाजिक व्यवहार की अध्ययन की विधि के अंतर्गत आती है। ये सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधि है सर्वे विधि। अब क्या है इसके बाद, सर्वे जो विधि है उसके सर्वे के प्रकार हैं। तो हमारा पहला है संगणना सर्वे। इसमें शहर या गांव के पूरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। तो गणना करना या संगणना करना, इसमें आप जाहिर सी बात है कि इसमें जो जनसंख्या है उसका पूरा अध्ययन किया जाता है कि पूरी कितनी जनसंख्या है शहरों में और गांव में, तो उसकी गणना की जाती है। ठीक है, सर्वे किया जाता है। सर्वे विधि, सर्वे ये तो आपने सुना होगा, सर्वे करना कहीं ना कहीं घर में सुना होगा, मम्मी पापा के मुंह से, किसी ना किसी मतलब बड़ों के मुंह से आपने सुना ही होगा सर्वे के बारे में। तो ये सर्वे किया जाता है जनसंख्या के, शहरों में, गांव में भी किया जाता है। जो शहरों में रहते हैं उनको भी पता होगा और जो गांव में रहते हैं उन्हें भी इस बारे में पता होगा। अगला क्या है, इस सर्वे विधि के अंतर्गत आता है, नंबर इसकी 2 विधियाँ रहेंगी सर्वे के अंतर्गत है। पहली संगणना सर्वे और दूसरा क्या है आपका प्रतिदर्श सर्वे। तो प्रतिदर्श सर्वे जनसंख्या से प्रतिदर्श लेकर अध्ययन किया जाता है। तो ये 2 विधि हमारी हो गई सर्वे विधि के अंतर्गत, पहली संगणना सर्वे और दूसरी प्रतिदर्श सर्वे। फिर क्या है, सर्वे विधि में 4 प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर सर्वे विधि के 4 प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 साक्षात्कार सर्वे, नंबर 2 डाक प्रश्नावली, क्या है नंबर 2 डाक प्रश्नावली, नंबर 3 है टेलीफोन सर्वे, नंबर 4 है पैनल सर्वे। तो फिर अब हमने आपको बताया कि अभी 4 ये सर्वे मैंने आपको बताए हैं। और अब मैं बात करूंगी नंबर 1 सर्वे की, साक्षात्कार विधि। ठीक है, साक्षात्कार जो विधि है वो है, आजकल सामाजिक मनोविज्ञान में इस विधि को काफ़ी महत्व दिया जाता है। किस विधि को महत्व दिया जाता है? साक्षात्कार विधि को सामाजिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में जो है बहुत महत्व दिया जाता है। तो लिंडमैन के अनुसार, लिंडमैन एक मनोवैज्ञानिक जिनके अनुसार साक्षात्कार के अंतर्गत 2 व्यक्तियों या अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद अथवा मौखिक प्रत्युत्तर होते हैं। क्या होते हैं? साक्षात्कार के अंतर्गत 2 व्यक्तियों या अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद अथवा मौखिक प्रत्युत्तर होते हैं। ये किसने कहा? लिंडमैन ने कहा था। अब क्या है, साक्षात्कार के प्रकार हैं। तो साक्षात्कार के प्रकार है, नंबर 1 मानकीकृत साक्षात्कार, नंबर 2 अमानकीकृत साक्षात्कार, नंबर 3 अर्ध मानकीकृत साक्षात्कार। तो ये थे हमारे साक्षात्कार के प्रकार, ये 3 प्रकार। आगे देखते हैं।
तो हम साक्षात्कार की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले इसके गुण की बात करेंगे हम यहाँ पर। पहले नंबर 1 है, इसके द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों के विचारों को आसानी से जाना जा सकता है। किसके द्वारा जाना जा सकता है? साक्षात्कार, क्योंकि हम साक्षात्कार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसका नंबर 1 हमने बता दिया। और नंबर 2 है, बाह्य एवं आंतरिक मनोभावों को आसानी से जाना जा सकता है। नंबर 3, सामाजिक समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। तो ये क्या है? हमारे साक्षात्कार के गुण थे। पहला कि अशिक्षित व्यक्तियों के विचारों को आसानी से जाना जा सकता है, और दूसरा बाह्य एवं आंतरिक मनोभावों को आसानी से जाना जा सकता है, और तीसरा है सामाजिक समस्याओं को दूर करने में भी ये उपयोगी है। अब इसके दोष क्या हैं, ये इस पे चर्चा करते हैं। तो इसके दोष है, नंबर 1, आमने सामने का संबंध होने के कारण उत्तरदाता उत्तर देने में संकोच का अनुभव करता है। नंबर 2, संवेदनशील विचारों पर सहयोग नहीं मिल पाता। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, परीक्षा में गलत उत्तर देना। तो ये इसके दोष हैं कि ये आमने सामने का संबंध होने के कारण उत्तरदाता जो होता है वो उत्तर देने में संकोच का अनुभव करता है। और नंबर 2, संवेदनशील विचारों पर सहयोग नहीं मिल पाता है। और नंबर 3, परीक्षा में गलत उत्तर देता है, तब गलत उत्तर देना या गलत उत्तर देता है। अगला है प्रेक्षण विधि। हम प्रेक्षण विधि के बारे में आपको बताते हैं। इसके अंतर्गत प्रयोगकर्ता प्राणी के व्यवहारों का प्रेक्षण निष्पक्ष भाव से करता है और उसका विश्लेषण करके प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जब सन 1912 में वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की, तभी से इस विधि का जन्म हुआ। किस विधि का जन्म हुआ? प्रेक्षण विधि का जन्म हुआ था सन 1912 में, जब वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी, तभी से इस विधि का जन्म हुआ था। अब क्या है अगला हमारा? प्रेक्षण के प्रकार, क्योंकि हम यहाँ अब प्रेक्षण विधि की बात कर रहे थे, तो अब हम प्रेक्षण के प्रकार की बात करेंगे। प्रेक्षण के प्रकार है, नंबर 1, सहयोगी प्रेक्षण, नंबर 2, असहयोगी प्रेक्षण, नंबर 3, स्वाभाविक प्रेक्षण, नंबर 4, क्षेत्र अध्ययन विधि। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्षेत्र अध्ययन विधि की। हमने प्रेक्षण के प्रकार देख लिए। अब प्रेक्षण के प्रकारों में चौथा प्रकार था क्षेत्र अध्ययन विधि, और हम इसकी बात करेंगे। क्षेत्र अध्ययन एक ऐसा उपयोगात्मक शोध है जो वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक चरों में अंतःक्रियाओं एवं उनके संबंध की खोज करता है। फिर इसके बाद है मानव, या दूसरी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम परिभाषा लिखते हैं तो एक परिभाषा नहीं, कई परिभाषा उसमें हम लिख देते हैं, उसके कई अर्थ लिख सकते हैं। तो ये दूसरा अर्थ है, मानव या पशु व्यवहार का कोई भी अध्ययन जो वास्तविक वातावरण में ना कि प्रयोगशाला वातावरण में किया जाता है, या क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। मानव या पशु व्यवहार का कोई भी अध्ययन जो वास्तविक वातावरण में ना कि प्रयोगशाला वातावरण में किया जाता है, या क्षेत्र क्या कहलाता है? क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। तो ये क्या था हमारा क्षेत्र अध्ययन विधि। आगे देखते हैं। अब क्या है क्षेत्र अध्ययन के प्रकार? तो क्षेत्र अध्ययन के 2 प्रकार हैं। नंबर 1, समन्वेशी क्षेत्र अध्ययन, नंबर 2, प्राक्कल्पना जांच क्षेत्र अध्ययन। और इसका उदाहरण रहेगा दंगों में मनुष्यों का व्यवहार, और फैक्ट्री में हड़ताल के दौरान कर्मचारियों का जो व्यवहार है वो क्षेत्र अध्ययन का क्या रहेगा? इनका उदाहरण रहता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज मैंने ये साइकोलॉजी का वीडियो बनाया है। साइकोलॉजी का जो भी मैं नोट्स, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी वो करूँगी, और आगे भी मैं साइकोलॉजी का वीडियो नेक्स्ट जो ईयर आपका रहेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर रहेगा, उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करूँ। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जब अभी आपका को कैरिकुलर टॉपिक था, एग्ज़ाम था, तो मुझे कुछ बच्चों ने बोला उनका ह्यूमन राइट्स टॉपिक रहा होगा कहीं,
तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैम आप मुझे लॉ के क्वेश्चंस करा दीजिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार जो इसका होता है, मतलब ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानव अधिकार, और जो हमारा लॉ होता है, लॉ जो वकालत करते हैं, तो उसमें तो मानव अधिकार की ही बात की जाती है। तो कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम हमें लॉ के भी क्वेश्चन करा दीजिए, और ये मुझे कमेंट आई, रात में आई। मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि आपका एग्ज़ाम कल किस टाइम है। उन्होंने बोला कि मैम मेरा कल एग्ज़ाम है, आप उससे पहले करा दीजिए। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि भाई आपका एग्ज़ाम किस टाइम है, और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि मैम मेरा कल 2 बजे एग्ज़ाम है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था ये को करिकुलर वाला, तो आपका 2:30 बजे से था एग्ज़ाम, या आपका 2:30 से 4 बजे तक एग्ज़ाम था। तो मैं वो वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाई। असल में ये हुआ कि मैंने सुबह रिप्लाई चेक ही नहीं किया, और जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि हाँ बच्चों ने रिप्लाई किया है। तो उसके लिए मैं उन्हें सॉरी बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं वीडियो में भी बोलना चाहूँगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने रिप्लाई नहीं देखा, वरना मैं आपको वो जो है वीडियो प्रोवाइड ज़रूर करती। और आगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप जो भी कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। और मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगी, आपको किसी भी को करिकुलर टॉपिक, वोकेशनल टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव कोई भी वीडियो चाहिए, आप मुझे बोलें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतनी ही आपके लिए भी वीडियोस बनाऊंगी। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वीडियोस को लाइक तो ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए। और ये आपका मनोविज्ञान जो टॉपिक है, इस पर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, जो कुछ भी बता सकती हूँ ज़रूर बताऊँ। और जो आज मैंने बताया है ये मनोविज्ञान के बारे में, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। और दूसरी चीज़, मैंने अभी आपको वीडियो के दरमियान ही बताया था कि आप लोग पहले के पेपर उठा के देख लीजिए, क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम में आए होते हैं क्वेश्चन, उनके आगे भी आने की कहीं ना कहीं संभावना रहती है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, तो आप ये चीज़ टेक्निक ज़रूर कीजिए। पिछले पेपर उठाइए, उनको ज़रूर लर्न कीजिए, उनमें जो क्वेश्चन है उनको ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना रहती है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी साइकोलॉजी के कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी। और इसके साथ ही मैं आपका एजुकेशन भी सोच रही हूँ कि मैं आपको एजुकेशन के भी कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि साइकोलॉजी और एजुकेशन जो है आपका ये सेम डे ही एग्ज़ाम होता है। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, मतलब BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी में भी हो, आपका जो एग्ज़ाम रहता है ये एक ही दिन में होता है, साइकोलॉजी और एजुकेशन का। तो मैं एजुकेशन भी आपको पढ़ाऊंगी। तो अगर आप लोगों का किसी का एजुकेशन टॉपिक हो तो वो भी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, एजुकेशन का वीडियो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट और जो है क्वेश्चन मतलब कराऊंगी, और इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।